अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप में तकसीम तो पहले ही मौजूद थी, लेकिन फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में भी आपस में उलझती हुई दिखाई दी। और ऐसे में सवाल ये पैदा हुआ कि अगर कानूनी टीम ही आपस में इत्तफाक राय नहीं रखेगी तो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई कैसे अमल में लाई जाएगी। अब हाल ही में एडवोकेट फैसल चौधरी और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा में कशीदगी का माहौल उस वक्त नजर आया जब बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए एडवोकेट फैसल चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसल चौधरी की दरखास्त से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा था कि उन्होंने ये दरखास्त हमारी लीगल टीम की हिदायत के बरक्स बानी पीटीआई का पुराना वकालतनामा इस्तेमाल करते हुए खुद से दायर किया। लेकिन फैसल चौधरी ने दावा किया कि यह दरखास्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की रजामंदी से दायर की गई थी। फिर इसके बाद ये इतलात भी सामने आई कि फैसल चौधरी को पीटीआई की कानूनी टीम से निकाल बाहर किया गया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उन्हें बानी पीटीआई से मुतालिक तमाम मुकदमात से अलहदा कर दिया था, जबकि उन्हें पीटीआई के वकला के ग्रुप से भी हटाया गया। बहरहाल आज बानी पीटीआई ने मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और एडवोकेट फैसल चौधरी के माबैन सुलह करा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा पीटीआई लीगल टीम में शामिल किया गया है। फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान सुलह सफाई के वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई कब्र अदालत में देर तक फैसल चौधरी से बगलगीर रहे और सरगोशियां करते रहे, जबकि बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत भी की हैं। और जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए फवाद चौधरी को पैगाम भी भेजा है। अब मजीद इस मुलाकात में क्या हुआ है यकीनन फैसल चौधरी साहब खुद ही बता। इस वक्त एडवोकेट फैसल चौधरी साहब मुमताज़ बाहिर कानून है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द पीटीआई लीगल टीम। हमें पता चला है कि आपकी वापसी हो गई है। ये हुआ क्या था ये तो सबको मालूम है, ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये लड़ाई किस मामले पर भी थी, लेकिन आज जो मुलाकात हुई बिलाखिर और बानी पीटीआई ने जो सुलह कराई आपकी सलमान अकरम राजा साहब से, ज़रा इसका अहवाल बताइएगा सर। देखिए, हम जिस एक पार्टी ख़ानदान होती है और उस ख़ानदान जो है हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पिछले कुछ सालों से कुछ बहुत सारे महीनों से एक मुसलसल एक जबर के निज़ाम का शिकार है, एक फस्तायत का निशाना बनी हुई है। तो ऐसे माहौल में कुछ गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, भाइयों में भी हो जाती हैं। तो कुछ गलतफ़हमियाँ जो हैं वो पैदा हुई और जिस पे कुछ लोगों ने जो है वो तेल भी डाला होगा। सलमान अकरम राजा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, ही इज़ माय सीनियर। हमने उनसे हम सब जो यंग लॉयर्स हैं या छोटे वकील हैं हमारे जैसे, हम बहुत सीखते हैं उनसे और हमने बहुत सीखा है। और आगे भी खान साहब की हिदायत के मुताबिक अब मैं उनकी जो ज़ेरे कमांड जो है वो काम करूँगा और जो भी वो मुनासिब समझेंगे, जिस तरह से वो काम करते हैं हमेशा से मैंने अपनी डिलीवरी करने की कोशिश की है अपने तक जितनी भी मेरी काबिलियत है या जितनी मैं कर सकता हूँ और अल्लाह का मिलती है। तो आज ये चैप्टर जो है ये ओवर हो गया। इसके बारे में जो है मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि पीटीआई में ना लीगल कमेटी में, सियासी कमेटी का तो कि मैं इसका रुकन नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को लेके, उनकी ज़ात को लेके, उन पर दर्ज मुकदमात को लेके और खान साहब की जो रिहाई है उसको लेके हमें मुकम्मल यकसुई है और हम उसी पे तवज्जो देना चाहते हैं। हमारी सियासी जो क़यादत है वो अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है और हम कानूनी लिहाज पे हमारी लीगल टीम जो है, लीगल टीम्स ILF की हों तो तहसील लेवल तक जो है काम करती हैं और हमारे जो मेन लॉयर्स हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये बाकी सीनियर लॉयर्स हैं, उसमें हमारी वो रहनुमाई करते हैं और हम अपनी हिस्सा डालते हैं। तो इंशाल्लाह ये होती रहती है गलतफहमियाँ, बट इट्स ओवर नाउ। और मैं मशकूर हूँ खान साहब का कि उन्होंने अपना ट्रस्ट रिपोज किया हमेशा की तरह मेरे ऊपर और मैं हमेशा उन्होंने मुझे मोहब्बत की और इज़्ज़त दी है। इसके लिए मैं खान साहब का जितना भी मशकूर हूँ वो कहा। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी फिर से शामिल कर लिया गया? व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं, मैं इतना बिजी हूँ, मैं देखा नहीं, हो जाऊँगा अगर। देखिए मेरा ग्रुप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इशू नहीं होता। देखिए होना ना होना वो ये व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर खान साहब, ठीक है। और आज वो जो चपकलिश थी वो ख़त्म हो गई है और उसमें मेहरबानी सलमान साहब की भी, तो उन्होंने उसको मुझे छोटा भाई समझा और मैं
अगर हमसे कोताही हुई तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज भी किया। तो अब खान साहब के कहने के मुताबिक वो हो गया होगा, आई एम श्योर। मैंने अभी देखा नहीं, और अगर जो मेरे ज़िम्मे कोई ड्यूटी जैसे लगती है या लगेगी, तो जैसे मैंने पहले जो अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, यहाँ पे भी सब समझेंगे। अच्छा, आज तो खबर ये है, मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को भी इसमें पैगाम होगा कि बड़ी देर तक खान साहब आपके साथ बगल गिर रहे और फिर कानों में कुछ सरगोशियाँ भी करते रहे। तो ये जो कानों में सरगोशियाँ खान साहब करते रहे या कुछ कहते रहे आपको, इस बारे में बताइएगा कि खान साहब का मैसेज क्या था आपके लिए? देखिए, ये तो एक क्लाइंट की और वकील की प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ज़ाहिर है अवाम तक तो नहीं दी जा सकती। जो मेरी और उनकी गुफ्तगू है, उनकी गुफ्तगू तो अमानत है मेरे पास। यानी ये कोई तो टेक्निकल नौयत ये की गुफ्तगू थी, आपके केसेस से मुतालिक थी, या फिर कोई आम पैगाम था जो पीटीआई सपोर्टर्स वर्कर्स के लिए, क़यादत के लिए भी था? सर, मैं एक एक्सपीरियंस्ड वकील हूँ। मुझे हर किस्म की जो गुफ्तगू है, वो मेरी टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, ज़ाती हो या इज्तिमाई हैसियत की हो, वो मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में है। खान साहब ने मैसेज सबको दिया। आज उन्होंने अपने और अलीमा बीबी के थ्रू दिया, जो कि मीडिया पे चला, जिसमें उन्होंने कौम को अपने हक के लिए खड़ा होने का कहा। कुछ पैगामात मैंने जहाँ पे खामोश रहने के लिए कहा गया, वो मैंने दे दिए, और जो मुझे हुक्म दिया गया, मैंने उसकी तामील कर दी। जो बाकियों को हुक्म दिया, उम्मीद है वो बिल्कुल, और उम्मीद नहीं है, उम्मीद वासिक है ठीक। कि वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक अपने यकसू होंगे खान साहब की रहाई के लिए, और खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनकी कमी के लिए, या उनके ख़ानदान को जो मुश्किलात हैं उनकी कमी के लिए। यही एज़ ए पार्टी, एज़ ए ख़ानदान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बड़े जिस मुश्किलात में अगर कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब मिल के काम करेंगे, तो उम्मीद है हम उनको जल्द रिहाई करा फैसल लेंगे और चौधरी साहब, बाहर दोबारा। इस पर्टिकुलर मुलाकात के बाद मुझे लगता है आप खासे मोहतात हो गए हैं, और शायद पैगाम भी यही होगा कि ज़रा अब एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहली मुलाकात में हमने देखा कि जब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई तो आपने बैन ही आके उसको रिपोर्ट कर दिया कि खान साहब की दाढ़ी भी बड़ी हुई है और 6x7 का शायद सेल है, और उसमें लाइट्स भी स्विच ऑफ रहीं और साइकिल भी इस्तेमाल नहीं। जब आपने वो हालत बयान की तो शायद इस तरह आके ब्लंटली आपका बात कर लेना मीडिया के सामने और सब कुछ बता देना, शायद ये भी बुरा लगा होगा। तो उसके बाद लगता ये कि आप खासे मोहतात हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे उस दिन हुक्म मिला था कि ये सारी चीज़ें आप जाके बाहर बताएँगे। शोएब शाहीन और मैं बाहर गए थे, और वहाँ पे फिर ये चीज़ें मैंने बताई, और उस दिन मैं आपको बिल्कुल ये बात शेयर कर सकता हूँ, मैं बहुत रंजीदा था। खान साहब की वो जिस हालत में उनको रखा गया, इनह्यूमेन कंडीशंस में, जो अथॉरिटीज़ की तरफ से जो ये किए गए, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली मैंने लिया है, और मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म की जो है कोई भी तरीका जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम वी विल नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो ये उन्होंने सलूक अवाम के लीडर के साथ और एक इमरान खान जैसे अजीम इंसान के साथ किया है, दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, एंड वी विल मेक इंश्योर कि कानून और आइन के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं वो ना लिए जाएँ। और इंशाल्लाह हम खान साहब की ये जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसका अभी भी मुझे बहुत दुख है कि वो उनको साथ वो इस सलूक के मुस्तहिक नहीं थे, वो सलूक नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज क्योंकि बड़े आ गए थे, हलीमा बीबी आ गई थी, तो आज हमारा काम नहीं बनता था। जुमेरात वाले दिन हमें ये हुक्म था कि आप ये बात बताएँगे, और जब हुक्म हो जाता है खान साहब का कि आप ये बात बताएँगे, तो फिर मनोआन वो जो बात कहते हैं वो हम करते हैं। और मुझे पहले कभी ये नहीं कहा गया कि आप बाहर जाके बताएँ। जब मुझे कहा नहीं गया तो मैं नहीं बताऊँगा, और जहाँ मुझे हुक्म होगा कि आप जाके ये बात शेयर करें, तो वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक। फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के लिए भी इत्तलात ये है कि कोई पैगाम आपके ज़रिए फवाद साहब को ही भेजा गया है, तो फवाद साहब को मैसेज दे दिया आपने? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जी, मैंने तो सारी दुनिया के सामने दिया है। फवाद साहब बुनियादी तौर पे फवाद साहब की तरफ से होने वाली तनकीद हो, या फवाद साहब पे पीटीआई के कुछ ऑफिस होल्डर्स के ऊपर होने वाले की तरफ से होने वाली तनकीद हो, मैं दोनों के हक में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। साबिक ऑफिस होल्डर पीटीआई के और मौजूदा ऑफिस होल्डर जो है, वो पीटीआई से मुतल्लिक या पीटीआई, क्योंकि उसका जो उनकी गुफ्तगू है उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होता है, वो उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये बातें जो हैं वो घर की बातें होती हैं, घरों में रखनी चाहिए। और
सबके बहुत ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है हर कोई कीन है खान साहब की मुश्किल के लिए बेचैन भी है, वो समझ में आने वाली बात है। लेकिन क्योंकि इस वक़्त जो है ज़िम्मेदारान जो हैं वो खान साहब ने अपॉइंट किए हैं, जो मौजूदा ऑफ़िस बेयरर्स हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो खान साहब का उनको एतमाद हासिल है और वो भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं और अपना-अपना काम अच्छे अंदाज़ से कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल में उनको हेल्प करना चाहिए और एप्रिशिएट करना चाहिए और तनकीद से जो है वो रेज़ जो है वो पीटीआई के हक़ में है, लिहाज़ा वही मैसेज आज मैंने खान साहब का पहली जी। दफ़ा मुझे कोई मैसेज सबके लिए दिया गया था, तो मैंने डिलीवर किया और डिलीवर भी मैंने पब्लिकली ऑन एक्स पे किया। तो आज फवाद चौधरी साहब ने खुद एक्स के ऊपर एक पोस्ट की है और उसमें वो ये कहते हैं कि तनकीद से क्योंकि रोक दिया गया, मना किया है तो ठीक है, नहीं करते, और आगे गुड लक भी लिखा है और फिर जो है इमोजी भी बनाया है स्माइलिंग। तो यानी आज के बाद फवाद साहब जो तनकीद कर रहे थे पीटीआई पे, अब वो तनकीद हमें देखने को और सुनने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब। जी, शायद आपको मसाला कहीं और से लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह इधर से कुछ नहीं होगा और पूरी यकसुई है खान साहब की रहाई की तरफ। अब जब फवाद साहब से मुतालिक हम पीटीआई क़यादत से पूछते हैं तो फैसल साहब वो ये कहते हैं कि ये फैसला फवाद साहब के हवाले से तो बानी पीटीआई करेंगे, खान साहब ही करेंगे। तो खान साहब का फैसला क्या है सर फवाद साहब से मुतालिक, क्या स्टेटस है उनका, वो स्टिल पार्ट ऑफ पीटीआई या अभी ये डिसीजन इज येट टू बी टेकन? जब खान साहब फैसला करेंगे, तो अगर मुझे कहेंगे तो मैं मतला करूँगा, किसी और को कहेंगे तो वो मतला करेगा। खान साहब का फैसला जब होगा तो वो मतला कर दिया जाएगा। फवाद साहब एक कारकुन के और एक दुआगो के तौर पे हमेशा पीटीआई के साथ रहे हैं और रहना चाहिए भी, लेकिन बाकी फैसला खान साहब का ही है कि उन्होंने उनको कैसे आगे लेके चलना है या किस तरह से लेके नहीं चलना है। इट इज़ टोटली अप टू खान साहब। इसमें ना मेरा कोई लेना-देना है, ना किसी और का कोई लेना-देना है। या ये जो टॉपिक है, ये खान साहब, फवाद साहब के या दूसरे लोगों के दरमियान में ये बहुत दफ़ा कह दिया गया है और यही पैगाम है सबके लिए कि जब कोई फैसला होगा खान साहब को तो उसको जिसको भी कहेंगे तो वो फिर पैगाम दे दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई पैगाम फैसल साहब नहीं। ये सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हमें ये लगता है कि पीटीआई को आज वो जो कोर टीम का हिस्सा थे, जो कोर टीम थी पीटीआई की जिसका फवाद साहब हिस्सा थे, जो पॉलिटिकली बड़े मैच्योर लोग हैं, जिन्होंने हुकूमत भी देखी है, जिन्होंने उसके लिए स्ट्रगल भी की है, पीटीआई के लिए की है, देश मतलब आई मीन उनको फ्रंट रनर्स में होना चाहिए, तो पीटीआई के लिए थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अभी बहुत से ऐसे लोग आ गए जो है मैच्योर हैं या नए लोग हैं या जिन्होंने सियासत में उतना वक्त नहीं गुजारा जितना सियासी लोगों ने और उनकी सियासी बसीरत होती है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पीटीआई को और बानी पीटीआई को। डोंट यू थिंक सो कि आज जो डिवाइड है या आपसी इख्तलाफात हैं वो पीटीआई लीगल टीम में हो या पॉलिटिकल टीम में हो, ये नुकसानदेह साबित हो रहे हैं पीटीआई के लिए? देखिए ये नुकसानदेह जो इख्तलाफात होते हैं किसी भी घर के लिए नुकसानदेह तो होते हैं, इसलिए इख्तलाफात को कम किया जाता है, इख्तलाफात को मिटाया जाता है और यही आज जो है यही काम जो है खान साहब ने अपनी मौजूदगी में किया कि उन्होंने जो इख्तलाफात हैं या जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर कराया और एक दोनों भाइयों में या आपस में हम सब भाई हैं और हमारा अगर कोई इख्तिलाफ़ राय होता है तो वो आपस तक रहना चाहिए और यही जो आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इस वक़्त जो नए ऑफ़िस बेयरर्स हैं उनको खान साहब का एतमाद हासिल है। तो उसपे स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ तो आई डोंट सी एनी रीज़न टू नॉट टू ट्रस्ट हिम। अगर खान साहब का एतमाद है तो फिर मेरा एतमाद है। अगर खान साहब का एतमाद जिसमें नहीं होगा, वो जो है वो ज़ाहिर है उस पे एतमाद नहीं होगा। तो अब खान साहब ने अगर किसी को किसी भी ऑफ़िस में लगाया है, तो ये पीटीआई इज़ ऑल अबाउट खान साहब और खान साहब इज़ ऑल अबाउट पीटीआई एंड देयर वर्कर्स। ठीक, तो अच्छा जो भी वो अब फैसला करते हैं या जी, जिस तरह से भी करते हैं, ठीक। तो वो मानना तो है। बहुत सारे डिसीजंस पॉलिटिकल कमेटी करती है, लेकिन जाहिर है वो एंडोर्स जब तक खान साहब से नहीं होते तब तक इंप्लीमेंट नहीं होते। तो एक फैसला हुआ कि जुडिशल कमीशन में जाएंगे, ये सियासी कमेटी ने फैसला किया, जुडिशल कमीशन का पीटीआई हिस्सा हो। तो अभी खान साहब ने इसको एंडोर्स कर दिया, खान साहब की राय क्या है, क्या होगी या नहीं होगी? हाँ, सुबह ये बात हुई थी सलमान अकबर राय साहब ने ये बात की थी और जफर साहब भी थे वहाँ पे और खान साहब ने कहा कि बिल्कुल गवर्नमेंट को जो है वो फ्री रन नहीं देना चाहिए और देखिए ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, रिगार्डलेस के हम 26वीं आईनी तरमीम के प्रोसेस को मानते हैं, नहीं मानते हैं और हमें उस पर एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं बतौर वकील भी, मेरी बारों को भी तहफ़्फ़ुज़ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो प्रोसेस अख्तियार किया गया, तरीक़ेकार अख्तियार किया गया और 26वीं आईनी तरमीम का जो माख़ज़ है या उसका जो कंटेंट है, उससे भी मुझे शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और उसमें मेरी
राय जो है, बिल्कुल मैं खान साहब की राय को शेयर करता हूँ कि ये पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सोचा समझा हमला है। लेकिन इस सारे होने के बावजूद, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड है, चाहे वो जितना भी गलत हो, तो उसके ऊपर आइन आर्टिकल 5 के तहत सारे बाउंड हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे तो पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का भी शायद ना होता, लेकिन क्योंकि मेरा मैंडेट नहीं है, पॉलिटिकल कमेटी का मैंडेट है। उन्होंने एक बहुत सही फैसला किया और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उनको नहीं, लेकिन बिल्कुल फैसल यही साहब, फैसला पॉलिटिकल करना कमेटी चाहिए के था। इस फैसले को भी मैं खान समझता साहब हूँ की हिमायत हासिल थी, जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट पीटीआई ने किया था। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ कि एंगेजमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट जहाँ पे होगी। तारीख ये कहती है, मुतालिया तारीख का करें तो आप जो है, आप अगर इंडल्ज होते हैं तो उतनी स्पेस मिलती है, तो पीटीआई को कोई भी स्पेस नहीं देनी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। ये मैं एज ए मुबस्सर बात कर रहा हूँ, मैं कोई उनका पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। तो मेरी राय में पीटीआई का आज का फैसला जो है वो काबिल तहसीन है, और उनको बिल्कुल पार्लिमानी निज़ाम में अपना हिस्सा डालना चाहिए, और एक सियासी एंडेवर्स जो है, ये सियासी तर्ज अमल बिल्कुल इख्तियार करनी चाहिए। फैसल चौधरी साहब, लास्टली खान साहब से, क्योंकि आपकी मुलाकात पहले भी हुई, आज फिर हुई, हाई स्पिरिट्स में दिखाई दिए, और फिर आपने कहा कि ये जो इस वक्त पीटीआई की टीम है उसको खान साहब की हिमायत हासिल है। तो खान साहब भी ये समझते हैं कि वो लीगल टीम हो या पॉलिटिकल, वो इस कम से कम उनमें इतनी अहलियत है दे कैन टर्न द टेबल्स, या एटलीस्ट खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है इस टीम के की वजह से, वो समझते हैं ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात है, बिल्कुल खान साहब आज हाई स्पिरिट्स में थे। जो उस दिन जुमेरात वाले दिन जो मैंने उनको देखा, और आई वाज शॉक्ड। बिल्कुल आज खान साहब जैसे होते हैं, जैसे हम उनको देखना पसंद करते हैं। खान साहब शेव थे, खान साहब पम्प्ड अप थे, खान साहब एक्सरसाइज करके अच्छे जो है वो मूड में आए, और हमेशा वो जिस तरह से आते हैं, तो आई वाज रिलैक्स द मोमेंट आई लुक्ड एट हिम। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया। मैं 3 दिन से बिल्कुल रिलैक्स नहीं था। जुमेरात से आज तक जो 2-3 रातें गुजरी हैं, यकीन मानिएगा कि मेरी उसमें नींद पूरी नहीं हुई, मैं नहीं सो सका। मैं सोच रहा था कि सेल में क्या होता होगा, बिकॉज़ जो उस दिन मैंने देखा था उनके जिन इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा गया था, मैं बहुत उस पे मोतरस भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि रंजीदा होने वाली बात है। लेकिन आज खान साहब को देख के रिलैक्स भी हूँ। वो बिल्कुल हाई स्पिरिट में थे, वो उस दिन भी पुरज़म थे। 21 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद जो है, तब भी वो एक जो है वो हाई स्पिरिट में थे। और आज जो है वो खान साहब को देख के तो आज तो क्या कहते हैं कि ढेरों खून बढ़ गया। बाकी देखिए, स्ट्रैटेजी कौन सी कामयाब होगी, ये टर्न द टेबल हो सकते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं, और बनती रहनी चाहिए, और यही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम है, और यही वजह है कि अब 26वीं तरमीम के फौरी बाद 27वीं तरमीम की बाज़गश्त शुराई देने लगी है। हुकूमत को यह तवक्कुआत थी कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ख़ासतौर पर जजेस कमेटी में जस्टिस उमीनुद्दीन खान की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया। और ये हुकूमत के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए जतन बज़ाहिर इसलिए किए थे ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोका जा सके। और जब हुकूमत रास्ता रोकने में कामयाब रही, तो ये उम्मीद जाहिर की जाने लगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड होने की वजह से खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन यहाँ भी हुकूमत के हिस्से में मायूसी ही आई। अब बहरहाल चीफ जस्टिस ने दोनों सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी में शामिल करके एक तरह से ये पैगाम दिया है कि वो अदलिया में किसी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे, और दोनों सीनियर जजेस को साथ लेकर चलेंगे। और ये हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों जजेस का कमेटी में होने का मतलब यह है कि उनका बेंच की तश्कील में अमल दखल शामिल होगा। अब ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कोई भी आईनी बेंच का सरबराह भी बन सकता है, और हुकूमत को इस बात का इदराक है। और इससे बढ़कर आबिद ज़ुबैरी, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन वापस ले ली थी, वो पटिशन फिर से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। और अहम बात यह भी है कि पीटीआई ने भी नए चीफ जस्टिस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया और ना ही उन पर तनकीद की है, जो नए चीफ जस्टिस पर एक तरह से एतमाद को भी जाहिर करता है। इसके अलावा पीटीआई ने अपने गुज़श्ता रोज़ होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ भी कंसेंसस के साथ मंजूर कर ली है, जिससे जाहिर हो रहा है कि पीटीआई कमीशन का बायकॉट करके अब हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये सब अलामतें हुकूमत के लिए ख़तरनाक हैं,
और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस आईनी बेंच का हिस्सा ना बने। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ जो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा जारी रहा। फुल कोर्ट इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का केस मैनेजमेंट सिस्टम 1 माह तक नाफिज किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में तमाम दस्तयाब जजेस शरीक हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक पर इस इजलास में शिरकत की। फुल कोर्ट इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत अहम इंतजामी उमूर ज़ेरे गौर आए। इसके अलावा इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेने और केसेस निपटाने के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। खुसूसी बेंचेस दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। एलामिये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। इजलास में अदालती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से जायजा लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड के हवाले से आगाह किया और वक्त पर केसेस के फैसलों के हवाले से भी बताया। रजिस्ट्रार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। एलामिये के मुताबिक प्लान में फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचेस को तफवीज़ करने की तजवीज़ दी गई है। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जजेस ने मुकदमात के बोझ को कम करने के अज़्म को उजागर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए मजीद तजावीज़ दी। इन तजावीज़ का मकसद मुकदमात का बोझ कम करके इब्तदा में 1 माह के लिए अदालती कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। इसके बाद 3 माह और 6 माह के मनसूबे पर अमल दरामद होगा। इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया और केस मैनेजमेंट मुकम्मल लिफाज के इज़्म का इजहार भी किया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इख्तियार वली साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बहुत सारे मामलात हुए, जजेस कमेटी फिर से तश्कील पा गई, आज फुल कोर्ट मीटिंग भी हो गई। क्या मामलात हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ जिस तरह वो पास हुई है और इसका जो ट्रू एसेंस है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आने लगा है। और जो जजेस साहिबान का आप जिक्र कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनका डेफिनेटली अपना एक रोल है सुप्रीम कोर्ट के उसमें डोमेन में, और जो सर्कल है, जो ब्रदर जजेस हैं उसमें उनकी अपना एक मकाम है, अपना मकाम रखते हैं और उनका जो रोल है वो रहेगा, वन वे और दी अदर, किसी न किसी तरीके से वो रहेगा। जो सीनियर प्यूनी जज वही है जिनको खुद जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा कि ये सीनियर प्यूनी जज है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे ख्याल में खुद को सीनियर कहना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। नहीं, बट इफ चीफ जस्टिस इज सेइंग दिस, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर क्यों नहीं लिखा? अगर आप टीवी पर बैठकर ये कह दें कि मैं सबसे अच्छा ज्यादा एंकर हूं और मैं टीवी पे बैठ के ये बोलूं कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा स्पीकर हूं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। ये लोगों को कहना, लेकिन इख्तियार वली साहब, ये मेरा और आपका इख्तियार नहीं, या ये पर्टिकुलर जज नहीं कह रहा, बल्कि उनका चीफ जस्टिस कह रहा है कि ये सीनियर प्यूनी जज है। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि रेहान साहब, ये इख्तियार जो है ये इख्तियार वली का नहीं है, ये इख्तियार रेहान तारिक का नहीं, ये इख्तियार चीफ जस्टिस का था। उन्होंने अपने पावर एक्सरसाइज किए हैं, उन्होंने अपने 3 नाम दिए हैं और उसमें से फिर पार्लिमानी कमेटी जो यहाँ पार्लियामेंट में बैठी है वो भी कोई इंडिया से तो नहीं आई। इख्तियार वली साहब, चीफ जस्टिस का इंतखाब आपने कर लिया, ये पार्लिमानी कमेटी का इस्तेहकाक था एज पर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हो गया। मैं इससे जरा आगे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हुकूमत अब जो सीनियरिटी है वो समझती है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद होनी चाहिए, यानी जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नंबर बनता है, तो हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद वाला जज जो है वो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्या हुकूमत ये चाह रही है? क्या आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, आप सीनियरिटी के नुक्ते को आप उठा रहे हैं ना, यही आप यही कहना चाहते हैं ना कि सीनियर मोस्ट, यही बात कर रहे हैं ना? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, अब हम कानून पे बात करते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक, ये एक मायार जो था, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हमने खुद सेट किया था मॉरली। इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ना हुकूमत पर, ना मुझ पर और ना आप पर। जज उठा के भी अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश है कि आईनी बेंच का जो भी सरबराह हो, क्योंकि अब आईनी बेंच के सरबराह की तरफ नजरें लगी हुई है कि कौन होगा, जो भी हो, कम से कम उन 8 जजेस में से ना हो जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन तो नहीं। आपको किसने बताया? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ।
नहीं, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम कोई बाहर से तो कोई जज नहीं उठा के लाएंगे ना। हम कोई किसी चक नंबर 271 जी बे से या जीबी से या अलिफ बे से तो हम कोई बंदे नहीं लाएंगे। हम इसी सुप्रीम कोर्ट में से, यही से जो लोग इसी सिस्टम का हिस्सा होंगे, वहां से ही कोई बंदा आएगा और वो आईनी बेंच का वो हिस्सा बनेंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना क्योंकि बाहर से आएंगे। ठीक। अच्छा, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप ये चाहते हैं 27वीं आईनी तरमीम भी हो और उसके बाद 28वीं और 29वीं भी हो सकता है हो, लेकिन उससे पहले ही 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चैलेंज कर दिया गया है। और अगर इस पर फुल कोर्ट बनता है तो कभी इम्कानात ये हैं कि आपकी जो पहली तरमीम है 26वीं आईनी थी, इसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, 27वीं की नौबत तो बाद में आएगी। मेरे ख्याल में इस तरह हो नहीं सकता। एक तो जो लॉ बनी है, ये कानून जो पास हुआ है, ये 2/3 मेजॉरिटी से बना है। एक, अगर आप 2/3 अक्सरियत के किसी भी कानून को उसको आप स्ट्राइक डाउन करेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक फिर कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दोनों में ये लड़ाई अगर शुरू हो जाए तो फिर तो ये होगी कि आप सुप्रीम है या मैं सुप्रीम हूं, लेट्स डिसाइड इट। फिर तो वो चीज शुरू हो जाएगी। बट आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाएगी और इस तरफ उनको अदलिया को जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जब आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ लेकुनाज हैं, मैं गलतियां कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लीगल लेकुनाज हैं, जब हैं तो उनका फिक्स किसने देना है सर? लाजिमी बात है, जो लेकुनाज आप नहीं कह सकते हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मतलब आपने एक जो है एक जो उसका मॉडल है वो आपने पेश कर दिया है। उसमें अगर आपने कुछ चीजों को मजीद आप निखारना चाहते हैं, मजीद आप उसको ब्राइटर बनाना चाहते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा निकले अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो उसमें आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। सर, लेट्स से एक सवाल मैं बार बार कर रहा हूं, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब आईनी बेंच के सामने एक केस लगता है और आईनी बेंच उसका फैसला सुना देता है, तो मेरा राइट है कि मेरा राइट टू अपील तो है, मेरे बुनियादी हुकूक में से है कि मैं इस पर अपील करूं। अब वो अपील के लिए फॉरम कौन सा होगा? आपकी 26वीं आईनी तरमीम में कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है, तो मुझे पता होगा तो मैं उस फॉरम पे जाऊंगा ना सर। देखिए, उसके लिए भी बंदोबस्त हो जाएगा। इतने बड़े सारे काम हो गए तो इंशाल्लाह आपको अपील का हक भी मिल जाएगा। अपील और उजलत में किए गए फैसले ऐसे ही होते हैं ना सर। आप कहते हैं कि उजलत है तो मैं मान लेता हूं आपके साथ थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये उजलत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें हम भुगत रहे हैं वो आपने नहीं भुगती ना। जो चीजें इस मुल्क के लोगों ने भुगती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने भुगती है ना, वो उन्होंने ही भुगती है। आपको नहीं पता लगा। जो हमारे साथ गुजरी है, हम पे गुजरी है, मुझे बताए ना व्हाट हैपेंड। तो सो यू आर देयर टू फिक्स योर ओन स्कोर्स, अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं ना फिर आप। तो मुझे बताइए, हमसे ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? अवाम है सर, पाकिस्तान की अवाम से बड़ा स्टेक होल्डर तो कोई नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। हमारी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। हमें कोई फरिश्तों ने या जिन बूतों ने तो वोट नहीं दिए सर। इस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता ना। कहे आपके मैं मुझे राय इस पे चाहिए ही नहीं। सो इख्तियार वली साहब, अभी मुलाकात हो गई बिलावल साहब की शहबाज साहब से, और जाहिर है कि अगर मौलाना को बिल्कुल नज़रअंदाज करके या मौलाना को एक साइड पे रख के करना तो फिर तो वैसे ही होगा जैसे अभी पीटीआई के कुछ लोगों ने आपके हक में या तरमीम के हक में वोट दे दिया है। तो ये कैसे, ये स्कीम ऑफ थिंग्स किस तरह से आगे चलेगी? क्या उसी तरह से होगी जैसे 26वीं आईनी तरमीम में हुई है जिसमें मौलाना ने आपका साथ दिया, या मामला इस बार मुख्तलिफ होंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी आती है ना, तो उसके लिए एक तो आप जो बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये डिसाइड करें कि इसमें पीटीआई के लोग कितने हैं पार्लियामेंट में, इसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कितने हैं, और इसमें सुप्रीम वो क्या है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके लोग कितने हैं। जो लोग आप कहते हैं कि वो पीटीआई के, वो तो पीटीआई के हैं ही नहीं, वो तो आजाद लोग हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीबी कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मस्बत इकदाम कर रहा है और इन मस्बत इकदाम का नतीजा भी मस्बत बरामद होना शुरू हो गया है। और अब जो मामला इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंज कर रहा है, उसके अंदर हाल ही में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद के हमरा जो मीडिया टॉक की है उसमें कुछ अहम चेंजेस बयान किए, और उन अहम चेंजेस के अंदर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर नए कप्तान को मुतारिफ करा दिया गया और नए कप्तानी की जो जिम्मेदारी है
वो मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई है, जबकि नायब कप्तान जो है वो सलमान अली आगा होंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा जिम्बाब्वे भी करने जा रही है और उसके साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया भी स्केड्यूल्ड है। दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम टीम में शामिल है। उनके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्क्वाड में लिया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे में वो मौजूद नहीं है। और यही वजह बताई जाती है कि जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन, वो ये समझते थे और उनके मुताबिक बाबर आजम दौरा जिम्बाब्वे का हिस्सा थे, लेकिन जब ये प्लान अनाउंस हुआ है तो उसके बाद गैरी कर्स्टन ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद जेसन गिलेस्पी को जो इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हेड कोच की, यानी इंटरिम हेड कोच मुकर्रर किया गया है। ताहम इस हवाले से कभी इम्कानात ये हैं कि आने वाले दिनों में कोई नया हेड कोच आ सकता है और उसके लिए भी आकिब जावेद जो है वो एक तगड़े उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जो चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, खासतौर पे कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुए हैं, कुछ ए कैटेगरी में आए हैं, कुछ ए से बी में चले गए हैं, कुछ सी कैटेगरी के हकदार ठहरे हैं। तो ये जो चेंजेस आएंगे, मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर फॉर द प्लेयर्स एज वेल। और अब देखना यह है कि इन सख्त इक़दामात के आने वाले दिनों के अंदर, मुस्तक़बिल करीब के अंदर क्या नताइज बरामद होते हैं। आवाम को महंगाई के तूफान में रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से कम होने जा रही हैं। यकुम नवंबर से अगले चंद रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्खों का मामूली नीचे आना है। मीडिया रिपोर्ट्स के भी मार्केट में गुज़श्ता 15 रोज़ के दरमियान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की औसत कीमतें बिलतरतीब तकरीबन $1.5 और $2.5 फ़ी बैरल कम हुई हैं। और हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की औसत फ़ी बैरल कीमत $77.5 के मुकाबले में $76 पर आ गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल के फ़ी बैरल निर्ख $86.5 से कम होकर $84 फ़ी बैरल रिकॉर्ड किए गए हैं। मौजूदा 15 रोज़ के दौरान पेट्रोल और डीजल दोनों पर इंपोर्ट प्रीमियम $8.60 और $5 फ़ी बैरल पर मुस्तहकम रहा है। अब उम्मीद की जा सकती है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के साथ साथ अशिया ज़रूरिया के नर्ख में भी कमी वाक़ई होगी, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सकेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।